जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स। आपने अपने 10वीं का पाठ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य अपने पूर्व की वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जिसके पूरे अपने 5 पाठ पढ़े। अगर हम पाठ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें तो पाठ का सबसे पहला पाठ तो अपन ने पढ़ा था वो था भोजन। फिर भोजन के अपन ने प्रकार पढ़े थे, संतुलित भोजन, और असंतुलित भोजन। साथ साथ अपन ने पढ़ा था कुपोषण। कुपोषण फिर हमने पढ़े थे नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ साथ साथ अपने पढ़े थे अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ जिसका आपको अगर पता हो तो कोकी, भांग, चरस, ऐसे नशीले पदार्थ अपन ने पढ़ा था। गुटखा, तंबाकू, अफीम, मदिरा। इसके बाद में अपन ने पढ़े थे खाद्य पदार्थ में मिलावट व उसके दुष्प्रभाव। इतने सारे टॉपिक अपन ने पढ़ लिए। अगर हमने ढंग से ध्यान से पढ़े हैं तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न जो हम पढ़ेंगे उसके लिए हम अपने को थोड़ी जानकारी पता होनी चाहिए। हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा था। भोजन में हमने 2 प्रकार के भोजन पढ़े थे, संतुलित और असंतुलित भोजन। फिर संतुलित भोजन क्या होता है तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो तो वे भोजन के वे घटक जिसमें संतुलित भोजन वह होता है जिसमें भोजन के सभी घटक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, जल, आहार आदि सम्मिलित होते हैं। ऐसे कुपोषण लंबे समय तक इन भोज्य पदार्थों में किसी न किसी एक की कमी हो जाना या सीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं होना, ये कुपोषण के कारक होते हैं। कुपोषण में अपन ने 3 प्रकार के पढ़े थे, प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण और खनिज कुपोषण। फिर अपन ने पढ़े थे नशीले पदार्थ में गुटखा, तंबाकू, अफीम, मदिरा पढ़ा था। ऐसे ही अभी अन्य नशीले पदार्थ भी पढ़े थे और खाद्य पदार्थों में मिलावट और उसके दुष्प्रभाव पढ़े थे। आज के हम इस वीडियो में अपने अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न वैसे निम्नात्मक प्रश्न भी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है और अतिलघुत्वात्मक प्रश्न भी है। हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अतिलघुत्वात्मक प्रश्न करते हैं। निम्नात्मक प्रश्न के लिए अपने सारे वीडियो देखे होंगे 5, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं पहले। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला हमारा प्रश्न है, नारू रोग का रोगजनक क्या है? प्रश्न संख्या 1 है वस्तुनिष्ठ का, नारू रोग का रोगजनक क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है जीवाणु, वह ऑप्शन है कृमि, ऑप्शन है विषाणु और द ऑप्शन है अपने प्रोटोजोआ। अब इसमें से आपको सही आंसर देखना है। तो आप लोगों को पता हो तो नारू रोग जो होता है दूषित पानी पीने से होता है और इसका रोगजनक ड्रैगन प्लस मैंडिनेसिस। तो अपन ने पढ़ा था नारू जो रोग होता है, नारू बाला रोग, ये कृमि के द्वारा होने वाला रोग होता है। तो नारू रोग जो होता है एक कृमि रोग है और यह दूषित पानी पीने से होता है। और अपने पढ़ा है ध्यान को तो 2000
एक मतलब 2000 सन से पहले इसकी हमारे राजस्थान में बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। 2000 के बाद में इसका कोई रोगी नहीं पाया गया, तो इसका रोगजनक हो जाएगा कृमि। दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। प्रश्न संख्या 2, स्वस्थ शरीर का रक्तचाप का सामान्य रक्तचाप होता है। इसमें भी हमारे ऑप्शन वाइज है प्रश्न। ऑप्शन में दे रखा है अपना आंसर 120, 80। ऑप्शन में दे रखा है 100 से 60, 100 ऑप्शन दे रखा है 140 से 100, और 2 ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? हमने रक्त दाब में या ब्लड टेस्ट में पढ़ा था कि रक्तचाप जो होता है एक स्वस्थ मनुष्य का 120 mm मरकरी सिस्टोलिक अर्थात अधिकतम या उच्च रक्तचाप, और 80 mm मरकरी डायस्टोलिक या निम्न रक्तचाप होता है। तो हमारे आंसर हो जाएगा 120 mm मरकरी, 80 mm मरकरी। सिस्टोलिक उच्च रक्तदाब, डायस्टोलिक निम्न रक्तदाब। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा। प्रश्न तीसरा है, तंबाकू किस कुल का पादप है? प्रश्न संख्या 3, तंबाकू किस कुल का पादप है? ऑप्शन आ जो है दे रखा है मालवेसी, ब ऑप्शन है लिलिएसी, स ऑप्शन है अपने सोलेनेसी, दो ऑप्शन है हेवेसी। तो तंबाकू किस कुल का पादप है? तो अपन ने नशीले पदार्थ पढ़े थे, उसमें तंबाकू, गुटखा, अफीम ये पादप नशीले पदार्थ के रूप में पढ़े थे। तो तंबाकू जो होता है पादप की पत्तियों से प्राप्त होने वाला नशीला पदार्थ है। तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप होता है, सोलेनेसी कुल का पादप। तो हमारा सही आंसर होगा स, तंबाकू सोलेनेसी कुल का पादप होता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम निकोटीना टोबैको। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, मदिरा का मुख्य घटक है। ऑप्शन है C2H5OH, ऑप्शन है CH3OH, ऑप्शन है अपने CH3COOH, और दो ऑप्शन है C6H12O6। तो मदिरा जिसे हम सामान्य भाषा में शराब भी कहते हैं, इसका मुख्य घटक होता है क्या?
देखो पहला है C2H5OH। मदिरा वास्तव में अगर आपको पता हो तो तरल नशीला पदार्थ होता है। C2H5OH एथिल अल्कोहल या इसको हम कहते हैं एथेनॉल। ये वह ऑप्शन जो है वो है मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल। सर जो है एथेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप सब लोग जानते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो मदिरा एक तरल पदार्थ होता है और इसका मुख्य घटक जो होता है एथिल अल्कोहल। इसको हम इस प्रकार से ओपन करके भी लिख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूज ना होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा होता है तो ये भी इसका सही फॉर्मूला है एथिल अल्कोहल या इसका रासायनिक नाम होता है एथेनॉल। सामान्य भाषा में इसको शराब कहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा एथिल अल्कोहल, ऑप्शन संख्या अ, ऑप्शन अ। पांचवा प्रश्न 5 कहता है आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से रोग होता है। मतलब कौन सा रोग होता है? तो अपने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है रतौंधी, ब ऑप्शन दे रखा है रिकेट्स, स ऑप्शन दे रखा है बांझपन, द ऑप्शन दे रखा है गेंगा। तो आयोडीन अगर हम देखते हैं तो आयोडीन एक खनिज लवण की कमी से होने वाला रोग होता है। रतौंधी विटामिन की कमी से होने वाला रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रिटेक्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग होता है। बांझपन पोटेशियम के खनिज लवण की कमी से होने वाला रोग होता है। और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है घेंगा रोग। आपको पता है नमक में कुछ मात्रा में आयोडीन मिलाया जाता है जो कि हमारी गल ग्रंथियां जो होती है, थायराइड ग्रंथि जो होती हैं, उसको हार्मोन रिलीज करने के लिए, सक्रिय करने के लिए उत्प्रेरित होता है। तो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए आयोडीन, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सक्रिय होता है या कहते हैं आयोडीन काम होता है। अब हमारे अतिलघुतात्मक प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 थे, हमने 5 का आंसर पढ़ा है। अगला पहला प्रश्न है अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम लिखिए या बताइए। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न संख्या 6 है जो कि अतिलघुतात्मक प्रश्न है। अतिलघुतात्मक प्रश्न है अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है या बताइए। अफीम भी अपन ने नशीले पदार्थों में पढ़ा था। अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम होता है। वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम। वैज्ञानिक नाम को हमेशा अंडरलाइन करना होता है।
अपन ने द्विनाम पंक्ति में पढ़ा था। अफीम पादप के फल से प्राप्त होता है और फल से जो दूध निकलता है उसको सुखाने से अफीम बनता है। तो अफीम पादप का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, वश्य यकृत रोग का कारण क्या है? वश्य यकृत रोग का कारण क्या है? प्रश्न संख्या 7। वश्य यकृत रोग का कारण क्या है? तो वश्य यकृत रोग, यकृत से संबंधित रोग है यह। मदिरा या अल्कोहल या शराब पीने से वश्य यकृत रोग होता है, क्योंकि जो शराब पी जाती है, शराब सीधा हमारे यकृत को प्रभाव डालती है। यकृत जो होती है, यकृत वह अधिक मात्रा में अल्कोहल के इकट्ठा हो जाने से रक्त के अंदर मिल जाता है और यकृत को खराब कर देता है। वश्य यकृत रोग ये होता है और यकृत कार्य करना बंद कर देता है। मदिरापान से या शराब से तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। इससे स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। आर्थिक नुकसान भी होता है। इस प्रकार से वश्य यकृत रोग मदिरा शराब पान से होता है। ये हमने पढ़ा है कि मदिरा पान से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है और आर्थिक नुकसान होता है। तो सही ढंग से अगर देखें तो वैसे यकृत रोग जो होता है मदिरा या शराब के सेवन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? प्रश्न संख्या 8। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो तंबाकू ने अभी अपन ने पढ़ा था, तंबाकू पादप की पत्तियों से प्राप्त होने वाला एक नशीला पदार्थ होता है या मादक पदार्थ होता है। तंबाकू का वैज्ञानिक नाम अपन ने पढ़ा था निकोटिना टोबैकम, और इसमें हानिकारक जो तत्व पाया जाता है वो होता है एल्कलॉइड्स निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन तत्व पाया जाता है जो कि हानिकारक होता है। इससे कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अगला जो प्रश्न है 9वां, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 9। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब ब्लड प्रेशर में अपन ने पढ़ा था, रक्तचाप मापने के लिए जो उपकरण होता है या यंत्र जो होता है उसका नाम होता है
मैनोमीटर, स्पाइक्नोमैनोमीटर, यहां इसे कहते हैं रक्तचाप मापी, रक्तचाप मापी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mm मरकरी सिस्टोलिक और 80 mm मरकरी डायस्टोलिक होता है। निम्न रक्तदाब होता है। तो रक्तचाप जो है हम रक्तचाप मापी या स्पाइक्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं। चाप मापने वाले यंत्र का नाम स्पाइक्नोमैनोमीटर है और इसे रक्तचाप मापी भी कहते हैं। सबसे पहले रक्तदाब की परिभाषा काप्लन नामक वैज्ञानिक ने दी थी और स्टीफन ने सबसे पहले इसको घोड़ों में खोजा था रक्तदाब। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10, नारू रोग के रोगजनक का नाम क्या है? नारू रोग के रोगजनक का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 10, नारू रोग के रोगजनक का नाम। अपने पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पढ़ा था कि नारू रोग का रोगजनक है, तो हमने पढ़ा था कृमि जो होता है वो नारू रोग का रोगजनक होता है। नारू रोग दूषित पानी पीने से होता है, तो इसका रोगजनक होता है ड्रैगनकुलस मैंडेनेसिस। नारू या हम इसको बाला रोग भी कहते हैं, बाला रोग। इसका रोगजनक होता है ड्रैगनकुलस मैंडेनेसिस। वैज्ञानिक नाम है, तो हमें इसको बोल्ड इटैलिक करके अंडरलाइन करना होता है। बिना पढ़े ये पढ़ा था। तो ड्रैगनकुलस मैंडेनेसिस इस रोग का रोगजनक होता है। प्रश्न संख्या 11, संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है? अति लघुत्तम प्रश्न के बाद हम पढ़ते हैं लघुत्तम प्रश्न। लघुत्तम का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, संतुलित भोजन और कुपोषण से क्या तात्पर्य है? संतुलित भोजन और कुपोषण से क्या तात्पर्य? भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य? आंसर, तो अपन ने पढ़ा था भोजन के दो प्रकार होता है। एक तो होता है संतुलित भोजन, एक होता है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है? वह भोजन जिसमें भोजन के वे सभी घटक उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, आहार्य से आदि, ये जो सब होते हैं ये संतुलित भोजन कहलाता है। तो वह भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक कौन कौन से घटक होते हैं वो हम कोष्टक में लिख देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल तथा आहारी रेशे। संतुलित भोजन क्या है? खनिज लवण, जल तथा आहार्य रेशे उपस्थित होते हैं
उपस्थित होते हैं उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। अब जो संतुलित भोजन के प्रमुख घटक हैं उनके एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है अपने को कार्बोहाइड्रेट मीट गर्म भोजन कुपोषण। 11 प्रश्न में पहला था संतुलित भोजन, अब इसी में कुपोषण क्या है। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण इन संतुलित भोजन में या ये जो घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, इनमें से किसी एक की लंबे समय अवधि तक कमी हो जाना कुपोषण कहलाता है। तो कुपोषण भोजन के घटकों में से किसी एक की लंबे समय तक कमी हो जाना कुपोषण कहलाता है। क्या कह सकते हैं? संतुलित भोजन की असीमित मात्रा या अनिश्चित मात्रा से कुपोषण का शिकार होते हैं। अब कुपोषण के प्रकार अपन ने पढ़े थे। तो कुपोषण 3 प्रकार का, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज लवण कुपोषण। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 12वां प्रश्न है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या 12। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मानव शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। तो इसका आंसर पहले प्रोटीन भोजन, संतुलित भोजन का एक घटक होता है जिसमें प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग पड़े हैं। तो प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक क्वासी और कोर रोग और दूसरा है मेरिस्मस रोग। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं और उनका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वास्कियोर रोग से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें भूख नहीं लगती है, पेट फूल जाता है, चिड़चिड़ापन, शरीर पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, त्वचा फट जाती है। तो क्वास्कियोर रोग से शरीर पर यह प्रभाव पड़ता है।
भूख नहीं लगती है, पेट फूल जाता है, चिड़चिड़ापन लगता है और शरीर पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और त्वचा धीरे धीरे फट जाती है। दूसरा जो है मेनिस्कस रोग, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा की कमी से भी इसमें यह रोग होता है। इसके लक्षण तो शरीर सूख कर कमजोर हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, चमक नहीं रहती आंखों में, कांतिहीन हो जाती है, आंखें अंदर धस जाती है, अंदर धस जाती है। इस प्रकार से प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग और उनके ये लक्षण होते हैं जिसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है पानी, पीने योग्य पानी के गुण क्या है, क्या होने चाहिए? पीने योग्य पानी के गुण क्या होने चाहिए? प्रश्न संख्या 13। पीने योग्य पानी या जल में क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए? पीने योग्य पानी या जल में क्या गुण होने चाहिए? तो आपको पता है वैसे जल शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जल विभिन्न प्रकार की पाचन क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल जो होता है गुलित अवस्था में भोजन के घटकों को मतलब सहायक होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने में। तो पानी जो होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए पीने योग्य पानी? तो नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, पानी में या जल में पर्याप्त ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, पर्याप्त ऑक्सीजन घुली भी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जल गंदला या मटमैला नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, जल में सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। जल में वनस्पति के कण या दिखने वाले अन्य कण नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। पांचवा पॉइंट, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। फ्लोराइड की मात्रा
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। प्रश्न संख्या 14, दूषित जल के दुष्प्रभाव। इससे पहले हमने को पता होना चाहिए दूषित जल होता है क्या है। तो दूषित जल होता है वह जल जिसमें सूक्ष्म जीव, वनस्पति के कण या हानिकारक सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, वह दूषित जल कहलाता है। अब दूषित जल से क्या प्रभाव पड़ता है? दूषित जल सेवन से, दूषित जल पीने से हमें हैजा, फ्लू, टाइफाइड, पेट दर्द तथा कॉलेरा आदि रोग हो जाते हैं। शरीर पर दूषित जल पीने से प्रभाव पड़ता है, तो हैजा, फ्लू, टाइफाइड, पेट दर्द, कॉलेरा आदि प्रकार के रोग हो जाते हैं दूषित जल पीने से, अशुद्ध पानी पीने से। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है अफीम के दूध में कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं? अफीम के दूध में कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं? अफीम के दूध में कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं? तो अफीम आपको पता हो तो पादप के कच्चे फल से प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है, वह सूख करके कड़क हो जाता है, ठीक है। तो यह अफीम ये होता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपिरस सोमनिफेरम, ठीक है। तो अब अफीम में कौन कौन से एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मादक या नशीले पदार्थ उसके अंदर उपस्थित होते हैं? तो उनमें से एक है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पिपेवेरिन, सोमनिफेरिन, फेरिन आदि एल्कलॉइड्स अफीम में पाए जाते हैं। अगले जो प्रश्न है तंबाकू से होने वाली हानियां लिखिए। तंबाकू से होने वाली हानियां, प्रश्न संख्या 16। तंबाकू से होने वाली हानियां लिखिए। तंबाकू खाने से कौन कौन सी हानियां होती है या तंबाकू खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तंबाकू आपको पता हो तो पादप की पत्तियों से प्राप्त होने वाला एक नशीला पदार्थ होता है। तंबाकू के सेवन से, अगर तंबाकू का लगातार निरंतर हम सेवन करते हैं, निरंतर तंबाकू के सेवन से मुंह, गला, तथा फेफड़े का कैंसर हो जाता है, तंबाकू का सेवन यदि
गर्भवती महिलाएं करती हैं, महिलाएं करती हैं तो उसके भ्रूण विकास की दर मंद हो जाती है। सिगरेट में तंबाकू से निकले निकोटीन में कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन की परिवहन दर कम कर देती है। इस प्रकार से तंबाकू खाने से ये हानियां होती है। निरंतर खाने से या निरंतर तंबाकू का सेवन से मुख, गले और जीभ का कैंसर भी हो जाता है, फेफड़े का कैंसर भी हो जाता है। तंबाकू का सेवन करने से यदि गर्भवती महिलाएं करती हैं तो उनके भ्रूण विकास की दर या भ्रूण विकास की गति जो होती है धीरे धीरे मंद हो जाती है। सिगरेट में तंबाकू के निकले निकोटीन जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वह गैस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है, उसकी मात्रा को कम कर देती है। अगला जो प्रश्न है 17वां, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण एवं कारण। प्रश्न संख्या 17, सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखिए। सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग किसके कारण होता है? तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग जो होता है गुटखा खाने से होता है। किसके? गुटखा खाने से। कारण है गुटखा खाना। अब इस रोग के लक्षण, कारण है गुटखा खाने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। लक्षण क्या है? लक्षण होता है मुख की मांसपेशियां जो होती है वो कठोर हो जाती हैं और मुंह खुलता नहीं है। तो मुख की मांसपेशियां सूखकर कठोर हो जाती है। दूसरा लक्षण, मुख पूरा नहीं खुलता है, तो इसके लक्षण क्या होंगे? मुख की मांसपेशियां जो होती है वो सूख करके कठोर हो जाती हैं, मुख पूरा नहीं खुलता है। और इसका कारण है गुटखा। गुटखा क्या होता है? सुपारी के साथ सुगंध, कत्था, चूना आदि मिलाकर के बनाया जाने वाला एक नशीला पदार्थ होता है। इसके दुष्प्रभाव ये होते हैं। अभी जो है हमारे निम्नात्मक प्रश्न है। निम्नात्मक प्रश्नों में पहला जो निम्नात्मक प्रश्न है अपना है क्वसकीय रोग क्या है और इसके लक्षण और रोकथाम। क्वसकीय रोग प्रोटीन की कमी से होने वाला एक प्रकार का रोग होता है
और इसके रोकथाम क्या होगी? तो हमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए, संतुलित मात्रा लेनी चाहिए, जिससे कि हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। अगला है प्रश्न 19वां, समाज में अफीम की चलन की प्रथा को आप कैसे रोक सकते हैं? समाज में फैल रही इस प्रकार की कुप्रथा को रोकने के लिए हम विभिन्न प्रकार के तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि अफीम जो होता है एक नशीला पदार्थ होता है, जिसके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता ही है, साथ साथ में आर्थिक और शारीरिक नुकसान भी होता है, सामाजिक नुकसान भी होता है, क्योंकि नशीले पदार्थ के सेवन से हमारा जो मानसिक संतुलन होता है वो कम हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उसके लक्षण लिखिए। विटामिन कुपोषण, तो विटामिन की कमी से होने वाले प्रमुख रोग और उनसे होने वाले रोग, उनसे किस प्रकार से हम ठीक रह सकते हैं, निजात रह सकते हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो अपन ने विटामिन कुपोषण में पढ़ा था। अगला जो प्रश्न है, कोल्ड ड्रिंक्स से हमारे शरीर पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने बताया था आपको कि कोल्ड ड्रिंक्स जो होता है उसके निर्माण के समय उसके अंदर फास्फोरिक अम्ल मिला दिया जाता है। फास्फोरिक अम्ल इतना स्ट्रांग होता है कि वो दांतों की मजबूत पर इनेमल होता है उसको भी गला देता है, लोहे जैसी मजबूत धातु को भी गलाने की क्षमता होती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में अनेक प्रकार और हानिकारक पदार्थ होते हैं, लिडेन, डीडीटी, मेलेथियन, क्लोरीफायरेस, बेंजोइल अम्ल, इस प्रकार के हानिकारक पदार्थ के शरीर में अंदर चले जाने से, बोरिक अम्ल चले जाने से दिमाग में सनसनी, कटी डकारें आती हैं और चिड़चिड़ापन हमें महसूस होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर एक लेख लिखिए। तो अपन ने पढ़ा था खाद्य पदार्थ क्या होते हैं और उनमें किस प्रकार से मिलावट की जाती है। तो जो खाद्य पदार्थ तो है उसके अंदर अन्य पदार्थ मिला देने से उनकी पोषक तत्वों की गुणवत्ता जो होती है उसमें कमी हो जाती है, जिनका हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आजकल खाद्य पदार्थ, हर एक खाद्य पदार्थ में मिलावट की भरमार होती है। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न है, खनिज कुपोषण से होने वाली हानियां का वर्णन कीजिए। खनिज लवण